World War I, the Great War, a war to end all the wars and a war like never before. एक ऐसी जंग जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से फायर किए गए 2 शॉट से शुरू हुई और तकरीबन 2 करोड़ इंसानों की जिंदगियां निकल कर ख़त्म हुई. मशीन गन्स, फ्लेम थ्रोअर्स, टैंक्स, यू-बोट्स, एयरक्राफ्ट्स, आर्टिलरी गन्स, ज़ेपलिन्स और केमिकल वेपन्स ने तबाही की ऐसी दास्तानें रकम की जिनकी पहले इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती थी. ये जंग कहानी है पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की, आग और खून की, भूख और कहत की और एक ऐसी मॉन्स्टरस जंग की जिसने जंग का मतलब ही बदल दिया और साथ ही रीडिफाइन कर दिया दुनिया के फ्यूचर को. एक जंग जिसने ना सिर्फ वॉर फाइटिंग को हमेशा के लिए बदल दिया बल्कि टेक्नोलॉजी, जेंडर रोल्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और हमारी सोसाइटीज़ को भी एक नया रूप दे दिया. लेकिन इस सब की कीमत थी 40 मिलियन कैजुअलिटीज़. आइए देखते हैं ये डिज़ास्टर कैसे अनफोल्ड हुआ. तो इस सब का आगाज कैसे हुआ? बहुत ही अजीब तरीके से. Slowly at first and then it boom, it just exploded. 1914 में दुनिया relatively peaceful थी. Major European powers अपनी ताकत को बढ़ा रही थीं और इस मकसद के लिए obviously alliances बन रहे थे जैसे ट्रिपल एंटॉन और ट्रिपल अलायंस वगैरह. ट्रिपल एंटॉन जिसे 1907 में क्रिएट किया गया था में फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन ने मिलकर अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अलायंस बनाया क्योंकि जर्मनी की राइजिंग पावर के खौफ ने उन्हें एक साथ आने पर मजबूर कर दिया था. वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस जिसे मई 20, 1882 में बनाया गया था ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली को एक साथ ला खड़ा किया. जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी तो अपने शेयर्ड रूट्स की वजह से वैसे भी करीब थे, लेकिन फिर उनके डुअल अलायंस को 1882 में इटली ने भी ज्वाइन कर लिया. और यूं नेशनलिज्म, अलायंसेस, मिलिट्रियलिज्म और इंपीरियलिज्म की ये दौर खत्म हुई एक कोलोसल क्लैश की सूरत में जिसकी तबाही के लिए ये इंसानियत बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. और फिर आया 28 जून 1914 का वो फेटफुल दिन जब ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर की एक सिटी साराजेवो में एक लिटरल रॉन्ग टर्न ने ला खड़ा किया ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को एक बोस्नियन सर्ब नेशनलिस्ट गैव्रिलो प्रिंसिप के पिस्टल के ठीक निशाने पर. 2 गन शॉट्स के नतीजे में आर्क ड्यूक अपनी वाइफ सोफी के हमरा दुनिया से चले गए और अगले कुछ सालों के लिए दुनिया का अमन भी अपने साथ ले गए. आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की असैसिनेशन यूरोप के लिए एक शॉक था. ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसका इल्ज़ाम सीधे सर्बिया पर लगा दिया. इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी डिमांड्स रखी जो सर्बिया के लिए एक्सेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन था. सर्बिया ने कुछ डिमांड्स तो मान ली लेकिन सभी नहीं. इसे जुलाई क्राइसिस का नाम दिया गया. और यूं ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को वॉर डिक्लेयर कर दी. ग्रेट वॉर की शुरुआत हो चुकी थी. सर्बिया खूब लड़ा और ऐसा लड़ा कि शुरू में इसने ऑस्ट्रियो हंगेरियन मिलिट्री के छक्के छुड़ा दिए. रशिया जो कि सर्बिया का एलाय था ने भी 13 जुलाई 1914 को अपनी आर्मीज को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया. 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी. बस फिर दोनों अलायंसेस अपने लाओ लश्कर के साथ जंग में ऐसे कूदे कि फिर न उभरे. नॉट दैट अर्ली एट लीस्ट. सो टू कट इट शॉर्ट, जब रशिया ने सर्बिया का साथ दिया तो अर्ली 20th सेंचुरी की लीडिंग मिलिट्री पावर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का और फ्रांस ने रशिया का बिकॉज दे हैड अ सीक्रेट फ्रैंको रशियन अलायंस जिसे 1894 में साइन किया गया था. फ्रांस 1902 में इटली के साथ ट्रीटी ऑफ न्यूट्रलिटी भी साइन कर चुका था जिसे प्रेनेटे बेगे एग्रीमेंट कहा जाता है. इसका मकसद इटली का फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग की सूरत में न्यूट्रल रहना था जबकि इटली ऑफिशियली जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का एलाय भी था और इटली ने बिल्कुल ऐसा ही किया. जर्मनी ने 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के साथ जंग का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही हरकत में आया जर्मनी का फेमस शीफ्रन प्लान जिसके मुताबिक जर्मनी का वेस्टर्न फ्रंट पर फ्रांस को जल्दी से हराकर ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया के साथ
दो हाथ करने का मूड था, only if it was that easy. The plan basically was कि बेल्जियम को as a launching pad यूज किया जाए फ्रांस पर चढ़ाई के लिए और एक टोटल सरप्राइज अचीव किया जाए, लेकिन बेल्जियम को इस पर एतराज था and they instead wanted to be neutral, not because they were जानवर, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, but because they were very 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 smart. बेल्जियम और इंग्लैंड के दरमियान एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट जिसे ट्रीटी ऑफ लंदन कहते हैं 1839 में साइन हो चुकी थी. ग्रेट ब्रिटेन had vowed to side with the Belgium if its neutrality was violated. जर्मनी ने जैसे ही अगस्त 4, 1914 को बेल्जियम पर चढ़ाई की तो इसी दिन ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ जंग का हिस्सा बन गया और साथ में जाहिर है ब्रिटिश कॉलोनीज भी. फ्रैंको जर्मन बॉर्डर पर ब्रिटिश ट्रूप्स की आमद होने लगी. और यहाँ एक मजे की बात, do you know that the first soldier of the Indian origin to get a Victoria Cross, the highest military honor in the British Empire, out of the total 1 million soldiers who fought from the British side, was a Sipai Khudadad Khan from a small city of Chakwal in Punjab, Pakistan. So the world and its people were at war from the Channel to Chakwal. तो वेस्टर्न फ्रंट पर शीफलिन प्लान इनिशियली सक्सेसफुल लग रहा था. जर्मनी ने बेल्जियम पर धावा बोलकर फ्रांस के अंदर घुसना शुरू कर दिया था, लेकिन बेल्जियम wasn't a sweet pill और बेल्जियम ने सरप्राइजिंगली डट कर जर्मन वॉर मशीन का मुकाबला किया और जर्मनी का फ्रांस तक तेजी से पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया. शदीद लड़ाई ने जर्मन एडवांस को स्लो डाउन कर दिया, इतना स्लो कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों को अपनी मिलिट्री मोबिलाइज करने के लिए काफी वक्त मिल गया. The game was on. उधर ईस्टर्न फ्रंट पर ईस्ट पर्शिया में जर्मनी के खिलाफ शुरुआती रशियन हमला नाकाम रहा और जर्मन डिफेंस मजबूत दिखाई देने लगा. इसके ऑपोजिट ऑस्ट्रो हंगेरियन मिलिट्री को बैटल ऑफ ग्लेशिया में रशियन फौज के हाथों मुंह की खाना पड़ी. इस सब के बावजूद ठीक अगले साल रशियन फोर्सेस पर जर्मन और ऑस्ट्रो हंगेरियन फोर्सेस ने कामयाब हमला किया और रशियन मिलिट्री उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गई. इटली ने भी मई 1914 को इटालियन फ्रंट पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर धावा बोल दिया. पार्टी बदल लिया साला. इधर वेस्टर्न फ्रंट पर सितंबर 1914 में बैटल ऑफ मान हुई, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी को पेरिस से बाहर रोक दिया. ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था. जर्मनी का ऑफेंसिव प्लान तकरीबन नाकाम हो चुका था, अब बारी थी डिफेंस पर जाने की. यहाँ आगाज़ हुआ ट्रेंच वॉरफेयर के एक भयानक दौर का, जिसकी एंड स्टेट थी एक और भी ज़्यादा भयानक स्टेलमेट, या यूं कहूँ कि जंग एक बंद गली में दाखिल हो चुकी थी. A stalemate which later changed war forever. यहाँ दोनों साइड्स ने 700 किलोमीटर लंबी ट्रेंचेस खोद ली जो नॉर्थ सी से स्विट्जरलैंड तक फैली थी. ये ट्रेंचेस अगले 4 सालों तक फाइटिंग का सेंटर बनी रही और इनके दरमियान नो मैन्स लैंड में होती रही खून और बारूद की बारिश, जबकि खुद ट्रेंचेस में रहना एक अलग जंग थी. ट्रेंचेस में जवानों का मुकाबला मुख्तलिफ बीमारियों जैसे ट्रेंच फुट, स्पेनिश फ्लू और कोलेरा, मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे PTSD और डिप्रेशन, शदीद सर्द और गर्म मौसम, खाने की कमी, केमिकल वेपन्स जैसे फॉस्फेन और मस्टर्ड गैस, गलती सड़ती लाशों की बदबू, जुओं, जोंकों, चूहों, बार्ब फायर और यकीनी मौत के खौफ के साथ था. और ऊपर से आसमान से बरसते आर्टिलरी शेल्स और लगातार चलती गोलियों की बौछार तो थी ही. दूसरी तरफ सिक मैन ऑफ यूरोप या ऑटोमन एम्पायर अपने ही ताबूत में आखिरी कील ठोकने की खातिर सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया शामिल थे की फेवर में जंग में कूद पड़ा. ऑटोमन एम्पायर की फोर्सेस ने 29 अक्टूबर 1914 को रशियन सी पोर्ट्स पर हमला कर दिया. इस हमले का खातिर खा नुकसान रशिया को तो न हुआ, लेकिन बदले में रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड जो कि एलाइड पावर्स के मेंबर्स थे ने कमजोर पड़ती ऑटोमन एम्पायर पर वॉर डिक्लेयर कर दी.
अप्रैल 1915 से जनवरी 1916 तक जारी रहने वाली गैलीपोली कैंपेन, जिसमें जीत ऑटोमन्स के हिस्से में आई, ने ऑटोमन मिलिट्री के मोरल को बहुत बूस्ट किया। इस एलाइड कैंपेन, जिसमें एलाइड फोर्सेस को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा कई दूसरी मिलिट्रीज का साथ भी हासिल था, ग्रेट ऑटोमन मिलिट्री कमांडर मुस्तफा केमाल की जीनियस मिलिट्री स्ट्रेटजी के सामने टिक ना सकी और ऑटोमन कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल और स्ट्रेट ऑफ डार्डेनियल्स पर कब्जे का ख्वाब दिल में छुपाए उल्टे पांव भाग निकली। वेस्टर्न फ्रंट पर स्टेलमेट तोड़ने और फ्रेंच मिलिट्री की मैन पावर, रिसोर्सेज और मोरल को ठेस पहुंचाने की खातिर जर्मन हाई कमांड ने फ्रेंच फोर्सेस पर कारी वार करने का प्लान बनाया, जिसे बैटल ऑफ वर्डन के नाम से याद किया जाता है। फरवरी से दिसंबर 1916 तक चलने वाली वर्ल्ड वॉर 1 की इस सबसे शदीद लड़ाई में चलाए गए करोड़ों तोप के गोले और मौत बांटती मशीन गन्स भी जर्मनी को फ्रेंच मिलिट्री पर कोई भी डिसाइसिव विक्ट्री या अपर हैंड देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। लेकिन इस फेल्ड जर्मन एडवेंचर में दोनों तरफ होने वाली कैजुअलिटीज 7 से 8 लाख के दरमियान थी। स्टेलमेट वाज स्टिल अनब्रोकन एंड इवन मोर स्ट्रॉन्गर नाउ। अब बैटल ऑफ वर्डन का जवाब देने का वक्त था। 1 जुलाई 1916 को फ्रेंच और ब्रिटिश ट्रूप्स ने वेस्टर्न फ्रंट पर नॉर्दर्न फ्रांस में रिवर सोम के करीब जर्मन्स पर अटैक लॉन्च किया, ताकि बैटल ऑफ वर्डन में लड़ती फ्रेंच फोर्सेस के कंधों से भारी बोझ कम किया जा सके और जर्मन्स को तिगनी का नाच नचवाया जाए। Tanks came rolling in the same year during Battle of Somme from the British side. In tanks की human history में पहली बार war theater में trench warfare का तोड़ बनने के लिए introduce करवाया गया था। आग और बारूद की बारिश में British और French forces German lines में घुस गईं और मुश्किल से सिर्फ 10 किलोमीटर ही बढ़ पाईं, जबकि इस 10 किलोमीटर की कॉस्ट थी दोनों जानिब 10 लाख casualties. And you know what was the outcome of this fierce battle? Another stalemate. जालिम जंग यूरोप में अपने साथ प्रोटेस्ट्स, कर्फ्यूज, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदियां, स्ट्राइक्स, फूड शॉर्टेजेस, फीमेल्स की फैक्ट्रीज और कॉर्पोरेट सेक्टर्स में लाखों जॉब्स भी लाई, क्योंकि भयानक जंग का ईंधन बनने के लिए ज्यादातर एबल्ड मैन जंग के महाज पर थे। जर्मन मेड एयरशिप्स, जिन्हें उनके इन्वेंटर काउंट फर्डिनेंड वॉन ज़ेपेलिन के नाम से ज़ेपेलिन पुकारा जाता है, को सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स की स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग के लिए यूज किया गया। इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1 आसमान में वाइट ब्रदर्स की लेजेंडरी इन्वेंशन यानी एयरक्राफ्ट, जिन्हें पहले सिर्फ सर्विलेंस और एनिमी लाइंस पर नजर रखने के लिए यूज किया जा रहा था, अब मशीन गन्स और बॉम्ब से लेस होने लगे। अब उन्हें ट्रेंचेस, रेलवे ब्रिजेस, एम्यूनिशन डिपोज, नेवल शिप्स और सप्लाई लाइंस पर बॉम्बिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यूरोपियन वॉर यूरोप से बाहर अब एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक तक भी फैलने लगी। ब्रिटिश एयरलाइन जापान ने अगस्त 23, 1914 को पैसिफिक और ईस्ट एशिया में जर्मन कॉलोनियल टेरिटरीज पर धावा बोल दिया। उधर मिडिल ईस्ट, जो कि ऑटोमन इन्फ्लुएंस में था, वहां भी ऑटोमन फोर्सेस अपनी टेरिटरीज एलाइज से बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मार रही थी, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। मॉडर्न डे पैलेस्टाइन, इराक, सीरिया और अरेबियन पेनिनसुला अलाइड फोर्सेस के हाथ लग गया, जिन्हें साइक्स-पीको एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान बड़ी ही चालाकी से बांट लिया गया। ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में भी यूरोपियन कॉलोनीज जंग की झपेट में आने लगी। मॉडर्न डे टोगो, टंजानिया, कैमरून और नामीबिया भी जंग के चलते जर्मनी के हाथों से निकलकर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की झोली में आ गिरे। पैसिफिक थिएटर में जर्मनी को अपनी टेरिटरीज जैसे जर्मन न्यू गिनी और समोआ रिस्पेक्टिवली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हाथों गंवाना पड़े। जंग जमीन और आसमान से होती हुई अब समुद्री पानियों तक
بھی پہنچ چکی تھی. جرمنی کے خلاف برٹش رائل نیوی کا بلاکیڈ جرمنی تک امپورٹنٹ را مٹیریلز اور فوڈ سپلائیز نہیں پہنچنے دے رہا تھا, جو جرمن اکانومی کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے بالکل کم نہیں تھا. وہیں دوسری طرف اٹلانٹک اوشن میں جرمن یو بوٹس اور سب میرینز تقریباً سبھی کمرشل اور نیول شپس کو اندھا دھند ڈبو رہی تھی. RMS لوسیٹانیا بھی انہی بدنصیب شپس میں سے ایک تھا جو مئی 7 1915 کو ایک جرمن یو بوٹ کا نشانہ بن گیا. اس انسیڈنٹ میں 1200 سویلین جن میں 128 امریکنز بھی تھے موت کی آغوش میں جا سوئے. اس انسیڈنٹ کے بعد امریکن پبلک اور امریکن گورنمنٹ جو یورپین وارز میں کسی صورت الجھنا نہیں چاہتی تھی کہ تیور بھی کچھ بدلنے لگے. مئی 1916 کو برٹش اور جرمن نیویز کے درمیان نارتھ سی میں ہونے والی زبردست لڑائی دی بیٹل آف جیٹلینڈ بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گئی. دی گریٹ وار واز اسٹل فار فرام اوور. جنوری 16 1917 کو جب گریٹ وار اپنے جوبن پر تھی تو برٹش انٹیلیجنس کے ہاتھ جرمن فارن منسٹر آرتھر زیمرمین کا میکسیکو میں اپنے ایمبیسڈر کے نام ایک ٹیلی گرام لگا. اس ٹیلی گرام میں جرمنی نے US کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چپکے سے میکسیکو کو اپنے ساتھ الائنس بنانے کی دعوت دی. ان ریٹرن میکسیکو کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور ساتھ میں نیو میکسیکو, ایریزونا اور ٹیکسس مفت میں میکسیکو کو واپس مل جائیں گے. یہ ٹیلی گرام برٹین نے USA کو دے دیا اور یوں یہ سپنا نہ صرف شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا بلکہ US did what they're good at, declaring a war in Germany. US President Woodrow Wilson اور US Congress امریکن ملٹری کے ہاتھوں جرمنی کو اس غلطی کی بہت بڑی سزا دینے والے تھے. On the other side of the wall, on Eastern Front, Russians were in hot water. رشیا کے سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل پرابلمز جنگ کی وجہ سے بہت بڑھ گئے اور پھر 1917 میں انقلاب نے رشیا کے دروازے پر دستک دی. And not just دستک, it came in crashing the door. October Revolution کے نتیجے میں Bolsheviks came to power and with it came a peace pact between Russia and Germany which is called the Treaty of Brest-Litovsk. مارچ 3 1918 کو سائن ہونے والی ٹریٹی آف برسٹ-لٹوف میں رشیا نے جرمنی اور اس کے ایلائز کو ایک بہت بڑی رشین ٹیریٹری جس میں پولینڈ, یوکرین, ایسٹونیا, لتھوینیا اور بیلاروس شامل ہیں کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ایکسپٹ کرنے کی حامی بھر لی. اس کے ساتھ ہی ظالم جنگ میں مارے جانے والے اپنے لاکھوں جوانوں کی لاشیں سمیٹیں اور یوں رشیا پتلی گلی سے جنگ سے باہر ہو لیا. سمر 1917 تک امریکن ٹروپس بھی ویسٹرن فرنٹ پر پہنچنا شروع ہو چکے تھے جو اپنے ساتھ اسپینش فلو بھی لے کر آئے جو کہ نہ صرف وار تھیٹر میں بلکہ پوری دنیا میں تباہی مچانے والا تھا. امریکن ملٹری مائٹ کو ابھی جنگ پر پوری طرح اثر انداز ہونے کے لیے لاکھوں مزید سولجرز اور کئی مہینوں کا وقت درکار تھا. تب تک جرمنی بھی ایسٹرن فرنٹ سے فری ہو کر اپنی ساری کنسنٹریشن اور مین پاور ویسٹرن فرنٹ پر فوکس کر سکتا تھا. مارچ 1918 کو جرمن فورسز نے جنرل لوڈنڈورف کی لیڈرشپ میں دی اسپرنگ offensive کی شروعات کی جس نے الائیڈ فورسز کو واپس ریور مان تک پش کر دیا لیکن آخر کار اسے الائیڈ فورسز نے بریکس لگا دی. یہ جرمنی کی اسٹیل میٹ توڑنے اور جنگ کا پاسا اپنی فیور میں بدلنے کی آخری ناکام کوشش تھی. بٹ سنس ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن اب باری الائیڈ فورسز کی تھی. وار ہارڈنڈ برٹش اور فرینچ فورسز اینڈ فریش امریکن ٹروپس نے بدلے میں ایسا کاریوار کیا کہ جرمنی سنبھل نہ سکا. اس کاؤنٹر اٹیک کو 100 days offensive بھی کہتے ہیں. ادھر جرمن ایئرلائنز بلگیریا سپٹمبر 29 کو, آٹومن امپائر اکتوبر 13 کو اور آسٹریا ہنگری نومبر 3 تک الائیڈ فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال چکے تھے. انٹرنل انریسٹس کے علاوہ اکنامک ہارڈشپس اور ملٹری ڈیفیٹس نے ان کنٹریز سے لڑائی جاری رکھنے کی ہمت اور حوصلہ چھین لیا تھا. جنگ کے میدان میں تھکا ہارا جرمنی اب اکیلے ہی لڑائی جاری رکھے ہوئے تھا. اور پھر 8 اگست سے نومبر 11 1918 تک جرمن فورسز کے فیلئر, اکنامک پرابلم, سول اور پولیٹیکل انریسٹ نے جرمن ملٹری مشین کے مورال کو زبردست ٹھیس پہنچائی. جرمن ایمپرر کائزر ولیم II کو گھر بھیج دیا گیا. ٹھیک 2 دن بعد نئی سرکار نے 11ویں مہینے کی 11 تاریخ
तारीख को दिन 11 बजे आर्मिस्टिस या जंग बंदी मुआहिदा साइन कर दिया. Germany was done and dusted, and with that the Great War came to an end. World War I में Allied और Central Powers के तकरीबन 6 से 6.5 करोड़ जवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें से तकरीबन 1 करोड़ जवान कभी भी मैदान जंग से जिंदा वापस ना लौट सके और तकरीबन इतने ही ज़ख्मी हुए. इसके अलावा 70 लाख आम इंसान, जिनमें जवान, बच्चे और बूढ़े सभी शामिल हैं, भी इस बेरहम जंग का निशाना बन गए, जबकि ज़ख्मी इसके अलावा हैं. फ्रांस फर्डिनेंड की मौत, जो कि इस जालिम जंग की वजह बनी थी, कि ठीक 5 साल बाद 28 जून 1919 को एलाइड पावर्स और जर्मनी के दरमियान ट्रीटी ऑफ वर्साइज साइन हुई, जिसने दुनिया को इससे भी एक भयानक और खूनरेज जंग के रास्ते पर डाल दिया, जो अभी मज़ीद करोड़ों जिंदगियां निकलने वाली थी. इसकी कहानी आप मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियो में देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक्स टू यू वेरी मच.